गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी के इतिहास विषय में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल ही हम बताए थे कि महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में इतिहास की वैज्ञानिक समझ के साथ रीडिंग कराई जाएगी। उसी के सिलसिले में कक्षा 6 के दूसरे पाठ पाषाण काल को पढ़ाने के लिए मैं हाजिर हूँ। महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी जो भी बच्चे अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं वे ज्वाइन कर लें। उन्हें प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। कल जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोगों से बातचीत करते समय मैंने इस बात को बताया था कि अगले वीडियो में, अगले पाठ में मैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, तो उसमें मैं बताया हूं कि इतिहास क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री, और हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो उस समय मैं बताया था कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, और ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। उसमें मैं बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिस समय के लिए, इस समय में से संबंधित साक्ष्य लिखित रूप से कोई मौजूद नहीं है, या वह समय जिसके लिए लिखित साक्ष्य कोई मौजूद नहीं है, वह समय हमारा प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताया गया था कि वह समय जिसके लिए लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन उसको कोई रीड नहीं कर पाया है, तो उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। और ऐतिहासिक काल बताया गया था कि वह पीरियड जिसके लिए लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं और उसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं, तो उसको हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ऐतिहासिक पीरियड बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। फिर कल चर्चा हुई थी पुरातत्ववेत्ता, म्यूजियम, इन सब बिंदुओं पर कल चर्चा हुई थी। उसी की कड़ी में आज हम आपको दूसरा पार्ट लेकर के जाते हैं पढ़ाने। आइए सब लोग पढ़ते हैं। देखिए, दूसरे पार्ट का नाम है पाषाण काल। इसको हम लोग अंग्रेजी में स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन एज। आपके स्क्रीन पर पाषाण काल दिख रहा होगा। उसमें नीचे लिखा है आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। पाषाण काल मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था है, जिस समय मनुष्य अपने प्रारंभिक विकास की प्रारंभिक अवस्था की तरफ अग्रसर था। उस समय का कालखंड का नाम है पाषाण काल। अब पाषाण काल क्या है? व्हाट इज द स्टोन एज? क्योंकि इतिहास को तो 3 ही भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल।
तो इन तीनों कालखंडों में, इन तीनों कालों में पाषाण काल को किस काल में रखा जाएगा? तो यह दिमाग में आपके बात आ जानी चाहिए कि पाषाण काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबके दिमाग में कि पाषाण काल ही क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल है। ये क्लियर हुआ सबको? आपको क्लियर हुआ सबको? अच्छा, तो इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में दी प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द स्टोर एज। वह समय जब मनुष्य अपनी जरूरत की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, पत्थर के औजारों पर निर्भर रहता था, तो वह समय पाषाण काल कहलाता है। The time when man depend on stone tools to obtain the thing needed. क्लियर? चलिए तो आगे देखिए, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पिछले पाठ में पढ़ा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम पाषाण काल आ गए, ये भी जान गए कि पाषाण काल ही प्राग ऐतिहासिक काल है। तो जब प्राग ऐतिहासिक काल है तो यह प्राग ऐतिहासिक काल कितने कालखंडों में बटा है, या पाषाण काल कितने कालखंडों में बटा है, इसको भी जानना हमारा जरूरी है। पाषाण काल कितने भागों में बटा है बताइए? आप लोग पढ़े हो तो इसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो पाषाण काल 3 कालखंडों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल का काल यानी पूरा पाषाण काल का समय सब लोग नोट कर लीजिए। 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल का समय अवधि है लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व के बीच का जो कालखंड है उसको हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? पूरा पाषाण काल वह समय है जिस समय के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से उस समय का अनुमान लगाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अनुमान गलत है, वैज्ञानिक जहाँ तरीका आ गया वहाँ अनुमान गलत नहीं होगा। जैसे उसकी उम्र क्या है वो कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर निकाला गया है, तो वो तो क्लियर है। तो अब आप समझ गए हैं कि पूरा पाषाण काल क्या है। पूरा पाषाण काल वह समय है जो आज से लगभग 5 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। उस समय की स्थिति क्या थी अभी हम आपको आगे। पाषाण काल में ही पेड़ एक दूसरे से टकराते थे, जंगल में अचानक आग लग जाती थी और जो जानवर होते थे उसमें जल जाते थे। उस समय जले हुए जानवरों के जो मांस थे वो पक जाते थे। उसको जब मनुष्यों ने खाया तो उन्हें वह बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। जब वे एक पत्थर के औजार बना रहे थे तो पत्थरों को आपस में घिस रहे थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराने में जो चिंगारी उत्पन्न हुई होगी और उस चिंगारी से
उनको आग का ज्ञान हुआ। तो इस तरीके से पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान हुआ। अब आप देखिए, ये मानव की प्रारंभिक अवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल की चर्चा कर रहे हैं। आज से लगभग 5 लाख साल से 10,000 ईसा पूर्व के बीच की चर्चा हो रही है। हम लोग जब छोटे थे, हम पहले बता दें बहुत बड़े आस्तिक थे। आस्तिक हम 9 दिन दुर्गा जी का पूजा किए हैं, व्रत रहे हैं। और वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे इतिहास आप पढ़ते जाएंगे आपकी समझ विकसित होती जाएगी। अब जैसे 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच ये पूरा पाषाण काल है। अब इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य किसी तरीके से आग की खोज किया था। माने आज के 12-13 हजार साल पहले मनुष्य आग की खोज किया था और जंगलों के में ही रहा करता था। घर बनाना आता नहीं था, मुख्य काम था शिकार करना और अपनी सुरक्षा करना। पत्थर के औजार ही उसके मुख्य औजार थे। ये तो क्लियर हो गया। पूरा पाषाण काल का जो समय है, यानी आज के 12-13 हजार साल पहले मनुष्यों के पास कोई रथ वथ नहीं था, कुछ इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं थी जैसा कि हमको दिखाया जाता है। अब आप सोचेंगे क्या दिखाया जाता है? तो हम लोग जब कथा सुनने जाते थे तो हम लोगों को बताया गया, जैसे हम हिंदू धर्म के हैं, सनातनी हैं, तो सनातन धर्म में 4 युग और चातुर्वर्ण व्यवस्था, यह पहले बताया जाता है। पहले ही हम जाएंगे तो बताया जाएगा कि भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार सतयुग में हुआ था। अभी आप गूगल पर डाल करके सर्च करिएगा तो गूगल पर बताया जाएगा कि सतयुग 17 लाख साल रहा, त्रेता 12 लाख साल रहा, द्वापर 8 लाख साल रहा और कलयुग 4 लाख साल रहेगा। इतनी बात बता दी गई है। मतलब सनातन धर्म में बहुत ही अब कैसे बताई गई है, अब ये तो किस खोज के आधार पर बताई गई है, इसका तो कोई साक्ष्य उसमें है नहीं। लेकिन इनके अनुसार आज के 17 लाख और 12 और 8 कितना हो गया? 17, 12 और 8, 17, 12, 29 और 8 37 लाख। 37 लाख साल पहले इनके अनुसार मानव सभ्यता विकसित हो गई थी। तभी तो रामायण, सतयुग में मनु शत्रुपा, त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान कृष्ण, इन लोगों का अवतार हुआ था। और भगवान कृष्ण के समय में महाभारत काल में आप देखते हो विज्ञान कितना उन्नति कर चुका है। तीर पर तीर लगा करके मारा जाता है। और वहाँ रामायण में देखो रावण कितना उन्नति कर चुका है, सोने की लंकाएं बना चुका है। तो अब यही तो बात है कि अगर उनकी बात को सत्य माने तो 17, 12, 29, 8, 37 लाख साल पहले मानव सिविलाइजेशन के चरम पर पहुंच गया था। और अगर हम इतिहास की बात माने, हम अपने मन से थोड़े कह रहे हैं, एनसीईआरटी की जो किताब है जिसको भारत सरकार चला रही है,
तो जब आप आगे पढ़ोगे तो उसी में लिखा है कि पूरा पाषाण काल का काल। यह एनसीईआरटी एक आईएएस हुए हैं आलोक रंजन जी, तो उन्होंने एनसीईआरटी का सार लिखा है, उनके किताब में भी यह मिल जाएगा। तो उन्होंने पूरा पाषाण काल का काल बताया है 5 लाख साल से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में। हमारा धर्म कहता है कि सतयुग त्रेता द्वापर, इसके आधार पर 37 लाख साल पहले हमारा देश विज्ञान ज्ञान में बहुत उन्नति कर चुका था, जबकि एनसीईआरटी की किताब कहती है कि जी नहीं, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में मनुष्य केवल आग की ही खोज कर पाया था। उसमें और पशु में केवल इतना ही अंतर हुआ था कि वो उस समय झुंड बना करके रहना शुरू कर दिया था, अर्थात साथ रहने की भावना बलवती हुई थी। ये पूरा पाषाण काल तक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप अपने दिमाग में लगाइएगा भाई कि किसकी बात सही है। धार्मिक दृष्टिकोण भी मैंने आपको बता दिया, सतयुग त्रेता द्वापर, अब कलयुग। अब कलयुग के जो इनका कहा गया है कि 4 लाख साल कलयुग रहेगा, और 2 लाख साल पहले मतलब होमो सेपियंस वर्तमान मानव का जो पूर्वज है वो 2 लाख साल पहले पैदा हुआ है। और इनके अनुसार जब कलयुग की शुरुआत हुई और उस समय द्वापर का अंत हुआ, तो राजा परीक्षित, वो जो महाभारत काल का आखिरी वो बताया जाता है भागवत कथा वगैरह में, तो राजा परीक्षित और का संवाद है। खैर वो दूसरा विषय हो जाएगा, और अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद का कारण भी बन जाएगा। तो ये आप पर ही मैं छोड़ता हूँ कि आप यह इस चीज़ को देखिए कि इतिहास तो यही कह रहा है कि पूरा पाषाण काल तक मनुष्य को महल बनाना छोड़ो, पहिया बनाना नहीं आता था। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की विशेषता ये है कि पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे, झील के पास रहा करता था। इससे उसे शिकार प्राप्त करने में आसानी होती थी, और वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था, और शिकार से जो मांस प्राप्त होता था ये उसका मुख्य भोजन था। कंद मूल फल भी उसकी भोजन में सम्मिलित थे। धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुआ, मानव गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि तब उसको घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वह लगातार घुमा करता था, अर्थात उस समय उसका एक ही काम था, किसी तरीके से भूख को मिटाना। जैसे इस समय शेर का काम है, वो शेर भी अपने शिकार के लिए घुमा करता है जब उसको भूख लगती है। तो प्रारंभिक अवस्था में मानव भी जंगली जानवरों की तरह केवल अपनी भूख को मिटाने की खोज में ही घुमा करता था। दूसरी चीज़, जैसे आज के जंगली जानवर अपनी सुरक्षा करते हैं, उसी तरीके से मनुष्य भी अपनी सुरक्षा करना शुरू किया था। और सुरक्षा, चूँकि उसके पास तो नुकीले पंजे नहीं थे, नुकीले दांत नहीं थे, इसलिए उसने सुरक्षा के लिए दूसरे चीज़ का सहारा लेना शुरू किया, जिसको हम पत्थर कहते हैं। पहले वह पत्थरों के जो औजार बनाए वो बिडौल थे, भद्दे किस्म के थे, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से हम पूरा पाषाण काल के बारे में जान गए। इसी पूरा पाषाण काल के आखिरी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व के समय में मनुष्य झुंड बना करके शिकार करते थे, और उसको वो आपस में बांट करके खाते पीते थे। मानव इस बात को समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब ये दोनों मतलब सब लोग झुंड बना करके एक साथ रहेंगे। इस प्रकार के एक दूसरे से सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हुई थी,
अर्थात मानवों का समाजीकरण हुआ, वो झुंड बना करके रहने लगा। उत्तर प्रदेश ज़िले में कि जो अभी मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी मिर्ज़ापुर ज़िले के पास है, वहाँ से कुछ हम लोगों को इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। तो उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मानव पूरा पाषाण काल के अंत में समूह बना करके रहने लगा था। तो पूरा पाषाण काल में की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? आग का खोज। और पूरा पाषाण काल में मनुष्य किस अवस्था में रहता था? तो शिकारी की अवस्था में रहता था, आखेटक की अवस्था में रहता था, हंटर की अवस्था में रहता था। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? आग की खोज कैसे हुई? पत्थर से पत्थर को टकराने में हुई। पूरा पाषाण काल का काल कितना है? तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे काल पर, मध्य पाषाण काल। तो इस काल में पूरा पाषाण काल की अपेक्षा में जो हथियार थे वो छोटे हो गए थे, और छोटे हो जा और नुकीले हो गए थे। तो छोटे और नुकीले हो जाने के कारण इनको दूर तक फेंका जा सकता था और दूर तक चलाया जा सकता था। इससे उन जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो सकती थी। दूसरी चीज़, उस समय जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हो गई, बर्फ़ जहाँ तहाँ थे वो पिघले, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी। तो धरती पर घास और वनस्पतियों का मैदान विकसित हुआ। घास और वनस्पतियों के मैदान विकसित होने से घास को खाने वाले छोटे जीव जंतु जैसे बकरी, हिरन, भेड़ इत्यादि पैदा हुए, और मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन्हीं घासों में कई आज के अनाज का पूर्वज था। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया, और इस प्रकार वह हंटर युग से अब कलेक्टर युग में पहुंच गया। वो संग्राहक बन गया, शिकारी की अवस्था से निकला और वो संग्राहक की अवस्था में पहुंच गया। और इस बीच मनुष्यों में सबसे बड़ा एक परिवर्तन ये हुआ कि मनुष्यों ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया। यह मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। इतनी बात आपके समझ में आ गई है? तो पूरा तत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानवों ने एकत्र किया, और उन्हीं अनाज के कुछ दाने गीली जगहों पर गिर गए, और उन्हीं गीली जगहों पर जब अनाज के दाने गिने तो फिर से वहाँ से अनाज पैदा हुए। इन अनाजों को देख करके मनुष्यों को यह ज्ञान हुआ कि इन अनाजों को बार बार बोने से फिर से वही अनाज होंगे। तो इस तरीके से उनको खेती का ज्ञान हुआ। यह मध्य पाषाण काल की बात चल रही है। अब मध्य पाषाण काल, जिसको हम मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, अब यहीं पर वो चीज़ छिपा ली गई कि इसका काल क्या है। तो इसका काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के बीच में है। ध्यान देना, यहाँ पर कोई अभी उस तरीके का आविष्कार नहीं हुआ है। न चक्र सुदर्शन टाइप का कोई आविष्कार है, न रथ टाइप का कोई आविष्कार है, न तलवार का आविष्कार है। कहीं कुछ इस टाइप का कोई धातुएं नहीं मिली है मध्य पाषाण काल तक। अगर धातु मिल जाएगी तो पाषाण काल खत्म हो ही जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? और हमारे यहाँ वो महाभारत ही में सब कुछ हो गया है, मार तीर पर तीर और क्या क्या चला है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो नव पाषाण काल में जब हम आगे चलेंगे, अभी आप जान गए मध्य पाषाण काल में क्या है। मध्य पाषाण काल का काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का है। दूसरी चीज़, इसमें पूरा पाषाण काल के पश्चात हथियार नुकीले बने, जलवायु गर्म होने से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी, बर्फ पिघला, घास और वनस्पतियों का मैदान विकसित हुआ, छोटे जानवरों की पैदाइश हुई। इतनी बात क्लियर हुई। अनाज, मध्य पाषाण काल में अनाज का उत्पादन धीरे धीरे मनुष्य सीख गया। इस तरीके से उसको खेती का ज्ञान हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इससे एक बात तो यह स्पष्ट हो गई कि वर्तमान समय का जो कोई भी भगवान है,
या जो कोई भी धर्म है उसका अस्तित्व 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के बीच में नहीं था। इतना तो क्लियर आपके दिमाग में हो गया होगा, क्योंकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। समझ में आया? अब आपके समक्ष सामने स्क्रीन पर नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के देखिए हथियार लिखे हैं, नवपाषाणकालीन औजार है, नवपाषाणकालीन कृषि उपकरण है, नवपाषाणकालीन मिट्टी के बर्तन हैं। यह सब कल्पना के आधार पर नहीं है, ये खुदाई में प्राप्त किए गए हैं। इस नाते यह आपको यहाँ पर दिखाया गया है। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच में। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के बीच में। इस समय तक न तो धर्म की उत्पत्ति थी और न किसी भगवान के बारे में कोई साक्ष्य मिला है। यानी कि आज के 6,000 साल पहले, दिमाग में नोट करिए, 6,000 साल पहले कोई इस प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला है जो यह बताता हो कि उस समय कोई धर्म था या उस समय किसी भगवान इत्यादि की पूजा वूजा होती थी। आज के 6,000 साल पहले दिमाग में नोट कर लीजिएगा, तब सतयुग द्वापर त्रेता की बात करिएगा। ठीक, ये ऐतिहासिक पक्ष है। वो सतयुग त्रेता द्वापर ये जो कुछ है ये पौराणिक पक्ष है। अब आपको कौन सा पक्ष मानना है ये आपको निर्णय स्वयं करना है। इसमें हमारा कोई मत नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो चीज़ आपके समक्ष है उस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? नवपाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड, अभी हम लोगों ने मीसोलिथिक पीरियड पढ़ा, अब नियोलिथिक पीरियड में हम लोग आ गए हैं। तो नवपाषाण काल की शुरुआत 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व के मध्य रही। यह पाषाण काल का अंतिम समय है। इस समय तक मनुष्य पहिए का आविष्कार कर लिया था। ध्यान देना, पूरा पाषाण काल में आग की खोज और नवपाषाण काल में पहिए की खोज, ये दोनों मनुष्यों के जीवन में क्रांति पैदा किया है। मध्य पाषाण काल में कुत्ता को प्रथम पालतू पशु बनाया गया है। 3 काल की 3 विशेषताएं। पूरा पाषाण काल में आग की खोज, मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया और नवपाषाण काल में पहिया की खोज। और जब पहिया की खोज हुई तो हत्थेदार कुल्हाड़ी बनी, हंसिया बना, खेती के साथ साथ पशुपालन प्रारंभ हुआ। मानव अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घर और घास फूस के छप्पर बना करके रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बनी और इसी समय मनुष्य अपने बर्तनों पर चित्रकारी नक्काशी का प्रयोग करने लगा। पहिया का आविष्कार हुआ। पहिया का प्रयोग मिट्टी के बर्तन, चाक जिसको हम कहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने में लगाया गया। फिर वो गाड़ी के पहिए के रूप में विकसित हुआ। खेती के कारण लोग एक जगह रहने लगे, उनके अंदर सामाजिक भावना का विकास हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने जानवरों की बालों से कपड़ा बनाना सीखा। अब उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। यह कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। यानी कि आज से 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व के बीच, यानी कि आज हम 2000 में हैं और 2,500 ईसा पूर्व यानी कुल 4,500 साल पहले। अब समझिए, पाषाण काल से 4,500 सालों में मनुष्यों ने कितनी तरक्की किया है। 5,000 इन वर्षों के बीच में मनुष्यों ने कितना तरक्की किया है। आप ऐसे ही देखिए, आपके बाबा परदादा के ज़माने में से लेकर के और आज के ज़माने में कितनी तरक्की हुई। पहले चिट्ठी के माध्यम से हमारा संदेश जाता था, उससे पहले हम कबूतरों के माध्यम से अपना संदेश भेजते थे और आज हम इंटरनेट के माध्यम से
संदेश भेज रहे हैं। तो मनुष्य कितना तेज़ी से प्रगति कर रहा है, इसका उदाहरण आपको सामने दिख रहा होगा। जब आप छोटे थे और जब आप बड़े हैं, पहले आप मोबाइल फ़ोन से बात करते थे, अब आप वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मानव विकास की उत्तरोत्तर अवस्था में गति करते हुए कहाँ जा रहा है। एक चीज़ नवपाषाण काल में और घटना घटी, जो एक साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल में, वो शवों को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। यानी कि आज से 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के बीच में जो नवपाषाण कालीन का समय है, उसमें शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और यही नहीं, शवों के साथ में मृत व्यक्तियों के ज़रूरत की चीज़ें, जैसे खाने पीने की चीज़, बर्तन, और वो जो अपने जीवन काल में हथियार रखता था, ये भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। इससे यह स्पष्ट होता है, यहीं पर ध्यान दीजिए, कि मनुष्यों के दिमाग में नवपाषाण काल में यह बात स्पष्ट हो गई थी कि मरने के बाद भी कोई दुनिया है, या मरने के बाद भी मनुष्य अपने ज़रूरत की इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। यह बात उनके दिमाग में आई होगी, तभी तो वह मरने वाले व्यक्ति के साथ में खाने पीने की चीज़, बर्तन, हथियार रखते थे। इससे उनके धार्मिक विश्वास की भावना को देखने का अवसर मिला है। या ये कहिए कि यह मरने के बाद ज़रूरत की सामग्री दफनाने से स्पष्ट हो गया कि लोगों में मरने की बाद की दुनिया की समझ विकसित हो गई थी। इस काल में भी हालांकि भगवान के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। शवों के तो साक्ष्य मिल गए दफनाने के। अब यहीं से भूत और भगवान दोनों की कल्पनाएं सबके दिमाग में पनपी होंगी, क्योंकि मरने के बाद की दुनिया, भूत और भगवान की, मरने के बाद लोग कहते हैं भगवान के पास जाते हैं, मरने के बाद ही लोग भूत बनते हैं। तो ये नवपाषाण काल के बाद से यह शुरू हुआ होगा, जहाँ तक मेरा मत है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि इन 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में वर्तमान में जितने भी भगवान या देवी देवता या अल्लाह गॉड जो भी हैं, उनका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। अब पाषाण काल समाप्त हो गया। अब पाषाण काल का मतलब है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त हो गया। अब हमको दूसरा जो काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ताम्रपाषाण काल, या उसको हम धातु काल कहते हैं। यह काल वही 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व के बीच में ये चला है। कभी कभी इसको लोग कहते हैं कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक। तो अनेक इतिहासकारों के अनेक मत हैं, लेकिन यह तो क्लियर है कि नवपाषाण काल के बाद जब धातु काल आया, तो उस समय नवपाषाण काल के अंत तक 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक तांबों की खानों से तांबा निकाल करके तांबों से औजार बनाना मनुष्य सीख गया। समझ में आया? और तांबे में जस्ता मिला करके कांसा नामक एक नई धातु बनाई, नई मिश्रित धातु बनाई, और उसका इस्तेमाल मनुष्यों ने अपने हथियार और औजार बनाने में किया। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल था, इसमें लोहे की खोज हुई, और यह
इस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था थी। मनुष्यों द्वारा बनाया गया पहला जो यंत्र था वह कुल्हाड़ी था, और मनुष्यों द्वारा जो खोजा गया पहला धातु था वो था तांबा। इसी समय का जो मिट्टी के धूसर मृदभांड की जो चित्र पाए गए हैं वो इसी समय का है। तो इस तरीके से हमारा आद्य ऐतिहासिक काल समाप्त हुआ। ठीक, ओके। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और धातु काल, अर्थात ईसा के 600 ईसा पूर्व तक मनुष्यों के द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा और दूसरी धातु लोहा थी। इसी के बाद जितने भी बदलाव हुए हैं वह 600 ईसा पूर्व के बाद के ही बदलाव माने जाते हैं। अब धार्मिक दृष्टिकोण से आप लोग देखते रहिएगा, यहाँ पर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण लेकर के चल रहे हैं। जो भी साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर आपको बताया गया है। एनसीईआरटी की किताब के आधार पर बताया गया है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई किताब के आधार पर बताया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई गई किताब है उसके आधार पर बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी समझ को विकसित करिए और खुद के अंदर वैज्ञानिक चेतना का विकास करिए। इन्हीं सब के साथ सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरीके से इतिहास विषय की वैज्ञानिक समझ के साथ चर्चा पर चर्चा की जाएगी, जिससे आपके अंदर जो डर बैठाया गया है उस डर का निवारण भी होगा। जो आप अज्ञानता बस अपना कृत्य कर रहे होंगे तो उसको जान भी जाएंगे। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के पुनः हम अगली पाठ में जब आएंगे तो हम आपको अगला पाठ जब पढ़ाएंगे तो उस पर भी हम वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।